हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रागा सेक्शन का एक मॉक टेस्ट करेंगे जो कि अपने एप्लीकेशन में अवेलेबल है। बहुत से स्टूडेंट ये बोले थे कि सर सॉल्यूशन आप खुद करवाइए उसका। तो देखिए, वैसे तो आपको वो प्रैक्टिस के लिए दिया गया था और वो मैंने प्रैक्टिस के जैसे आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। रीजनिंग भी आपको कराया हुआ है, प्लेलिस्ट सेक्शन बने हुए हैं। सारे मॉक टेस्ट में से कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पता है मॉक टेस्ट में दिया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आपका था। लेकिन बहुत से स्टूडेंट फिर भी ये मेल करके बोल देते कि सर हमें सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पाता है, तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए। सो आप भी अगर ऐसा ज्वाइन करना चाहते हैं उसको, तो आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उस एप्लीकेशन से आप यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट मॉक टेस्ट रागा प्लस इंग्लिश के भी हैं, प्रैक्टिस सेट भी हैं जहाँ पे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे मॉक टेस्ट के रूप में भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, तो करंट अफेयर भी है। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं और आगे भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती रहेंगी, तो वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। एक और चीज़ ये है कि आज मैं आपको जो है एक्चुअल में जो आपका रागा सेक्शन होता है एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर जो आपके एग्जाम में आता है उससे रूबरू कराऊंगा कि किस तरीके का पेपर आपका बनता है। बहुत सारी ऑनलाइन सीरीज हैं, वेबसाइट्स हैं, वो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराती हैं। आई नो, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे जो है ना एक चीज़ हमेशा मिसिंग रहती है जो मैंने देखी है। सिलेबस को वो कभी नहीं फॉलो करते हैं, ना ही ऐसा पैटर्न देते हैं, ना ही ऐसा लेवल देते हैं जो आपको एग्जाम में मिलता है। उनका कोशिश ये रहता है कि स्टूडेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे ताकि उसको अच्छा लगे और वो और चीज़ों में वहाँ पे करता रहे। बाकी अच्छी बात है, वो कर क्या करो आप, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो है ना, मैंने अभी तक देखा कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे तो मैथ सेक्शन को ही रिमूव कर दिया है। मैथ्स के अलावा रीजनिंग को चलो छोड़ो, कुछ 7-8 क्वेश्चन उसके दे रहे हैं। जीके की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ रही है क्योंकि वो बहुत आसान होते हैं, सबसे फटाफट से बन जाते हैं। तो वो लगभग 15-15 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो भाई इतना नहीं आएगा, जितना सिलेबस में है उतना ही आएगा। तो ये चीज़ भी आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक बार इस सेट को देख के देखिए। इसको ही नहीं, आप बहुत सारी सेट अवेलेबल हैं। जब आप खुद देंगे ना तब आपको पता चल जाएगा। अपने बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्जाम पहले दे चुके हैं उनको तो पता ही है कि कैसे मैंने बनाए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो आपको वो कंफर्म हो जाएगा। तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, ये जो इंटरफेस आपको अभी दिख रहा है सेम ऐसा कैसा ही आपको एप्लीकेशन में दिखेगा। वहाँ से आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उनको सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है आपका, और देखिए क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो क्वेश्चंस जो आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो, बिना किसी दिक्कत के समझ आ जाए, उसको एक लैंग्वेज में भी रखा गया है, वो इंग्लिश में है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी नहीं लिखा गया है कि क्वेश्चन क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसकी जगह पे क्या है, ये आपको कन्फर्म हो जाता है। देखिए, न्यूज़पेपर यानी कि अखबार होता है, इसमें प्रेस, प्रेस का मतलब मुद्रणालय होता है, ठीक है, यानी कि जो प्रिंट करते हैं ना उसको प्रेस बोलते हैं। तो मतलब न्यूज़पेपर को अगर आप क्या बोल रहे हैं, प्रेस बोल रहे हैं, तो क्लोथ्स, कपड़ों को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए मुद्रणालय जो होता है, प्रेस जहाँ पे अखबार बनता है, प्रिंट होता है, उसको बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो कपड़े हैं, तो कपड़े कहाँ पे बनता है, ये चीज़ आपको देखना है। तो कपड़े टेलर तो नहीं हो सकता क्योंकि कपड़े टेलर तो सिलता है, ठीक है। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब भी कपड़ा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेक्सटाइल को क्या बोलते हैं कि जो बिजनेस होता है ना कपड़े का, उसको बोला जाता है, ठीक है। आप किस में कैसा बिजनेस करते हैं, मैं टेक्सटाइल का बिजनेस करता हूँ, लेकिन जो मिल होती है वो होता है आपका जहाँ पे कपड़े बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा। फैक्ट्री तो कारखाना होता है, फैक्ट्री तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन मिल जो होता है वो कपड़े का, वहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगला जो सवाल है यहाँ पे, फाइंड ओड एंड आउट, इनकी जो डिफरेंट है उसको पहचान करना है। तो देखिए, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से इसी तरीके से आपके एग्जाम में सेम आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि देखिए, आपके पास में दही है, मक्खन है, तेल है, पनीर है, इन सब में से डिफरेंट क्या है ये आपको देखना है। देखिए, आपको पता चल गया होगा कर्ड, बटर, ऑयल और चीज़। तो यहाँ पे जो ऑयल है ये इनसे जो है डिफरेंट आप सभी को बताया। जो दही है, मक्खन और पनीर है, ये दूध से बना सकते हैं, लेकिन ऑयल जो है, तेल, वो एक अलग चीज़ है। तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या दिया गया है कि फाइंड मिसिंग नंबर, यानी कि इसमें से मिसिंग नंबर आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, 1, 4, 9, 16 और 25। अगला क्या होगा ये आपको बताना है। सिंपली देखिए, यहाँ पे जो है मैं आपको बताता हूँ, सीरीज जो बनती है आपकी कितने तरीके की बन सकती है। पहला क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास में डिफरेंस से बेस बिल्कुल सिंपल लेवल की सीरीज बनाई जाती है, जिसमें कुछ ऐसा लगातार 2, 4, 5, 6, 7 ऐसा कुछ भी आपको पैटर्न देगा, उस तरीके का डिफरेंस होगा। डिफरेंस नहीं देगा तो आपको मल्टीप्लाई करके कुछ देगा, मल्टीप्लाई के साथ में प्लस माइनस भी कर सकता है, या फिर स्क्वायर करके देगा कुछ, या फिर क्यूब करके देगा, फिर स्क्वायर क्यूब के साथ में भी प्लस माइनस कर सकता है। तो ये बहुत हाई लेवल तक हो जाता है, स्क्वायर फिर प्लस माइनस, और फिर हो सकता है कि 2 सीरीज एक साथ कर दे। तो बस ये 4-5 पैटर्न होते हैं सीरीज में, तो ये आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे मुझे सारे क्वेश्चन में ये चीज़ दिख रही है कि 1, 4, 9, 16, 25 ये सभी जो है स्क्वायर होते हैं किसी न किसी नंबर के। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 2 का होता है, ये 3 का होता है, ये 4 का होता है, ये 5 का होता है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट आपके पास में है चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो ये आपके पास में इंग्लिश में है, इसमें हिंदी में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी समझ नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यू है, फिर ओ है, फिर यहाँ पे आपके पास में आई है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक मिसिंग दिया गया है और ए दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखिए कई बार आपको जो है खुद के दिमाग से भी सोचना है, लॉजिक मत लगाने जाना। अब यहाँ पे आप क्या सोच रहे होंगे कि यार यू से ये क्या हुआ होगा, ओ हुआ होगा, ओ से ये आई हुआ होगा, आई से कुछ और हुआ होगा, ए हुआ होगा। लेकिन एक चीज ये भी तो देखो ना, ये सारे जो है आपके पास में वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। यहाँ पे मिसिंग क्या है, सिर्फ एक ई तो मिसिंग है, तो इसका जो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपको घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी लॉजिक वाली बातें होती हैं कुछ जो आपको समझने की दे रहा है, बाकी आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर, अगला जो सवाल है आपके पास में ये देखिए, इफ़ ए सर्टेन लैंग्वेज, यानी कि एक निश्चित भाषा के अंदर, यहाँ पे आपके पास में वर्ड दिया गया है MADRAS, इसको जो है कोड किया गया है किस तरीके से, NBESB और T। तो इसको किस तरह से कोड करेंगे, बॉम्बे को BOMBAY। ठीक है, तो ये सिंपली देखो आपके पास में देखिए यहाँ से M से N हुआ, प्लस A से B, D से E, R से S, A से B, S से T, मतलब सभी में +1 हो रहा है। तो B से यहाँ पे आपके पास में C हो जाएगा, O से क्या हो जाएगा, ठीक है, O के बाद में P आ जाएगा, M के बाद में N आ जाएगा, B के बाद में C आ जाएगा, A के बाद में B और Y के बाद में Z। तो देखिए लास्ट में Z सभी में दिया गया है, इसमें नहीं है। उसके बाद में स्टार्टिंग में C सभी के अंदर है, CPNC, उसके बाद BZ। तो देखिए B के अंदर जो है इसका आंसर दिया गया है सही। ठीक है, तो ये आप सिंपली पता कर लेंगे, क्योंकि आपको पहले क्या करना है, जो दिया गया है ना उससे समझो कि ये किस तरह से हमारे से क्वेश्चन का आंसर निकलवाना चाहता है। तो जो पैटर्न इसमें है वो सेम इसमें लगा दो, बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक और बात बता देते हैं कि वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, क्योंकि इसमें जो सारे क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग है और उनको मैं सभी को सोल्व कराऊंगा। अभी मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे तो उनमें और भी टाइम लगेगा, तो ये पूरा पेशेंस के साथ देखते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास में है क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन द स्टेज, Rita said, he is the brother of the daughter of the wife of my husband. How is the man on the stage related to Rita? देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपको जो है फैमिली चार्ट बनाना आना चाहिए, बिल्कुल हलवा हो जाते हैं, उसके बाद में आपको कुछ नहीं होता है। देखिए कैसे, देखिए स्टेज पर खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीता ने कहा। देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए कि वह ये है आपके पास में रीता है कोई, ठीक है। उसके बाद में स्टेज पे कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे मैं मान लेता हूँ उसका मेरे को कुछ नहीं पता, कि वह जो है ना मेरे पति, यानी कि रीता के कोई पति होंगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जनरेशन गैप आपके पास में, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जनरेशन गैप कैसे बनाते हैं, जो खुद की जनरेशन के होते हैं, जैसे आपके दोस्त हैं, आपकी वाइफ है, तो ये जो है आप ही की जनरेशन के हैं, तो उनको अपनी साथ में रखिए। मतलब ये रीता हो गए, ये उसका जो है पति हो गया। ठीक है, अब जो आपके पास में ध्यान रखना है, ये छोटा लगा लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट। अब आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। सेम जनरेशन वाले को यहाँ पे बना लिया। अब रीता है, रीता की पति होगी, वह मेरे पति की पत्नी, ठीक है, पति हो गया। अब पति की पत्नी तो ये खुद ही हो गई, की बेटी, देखिए इसकी बेटी, पत्नी की कोई बेटी होगी तो इसी की बेटी हो गई, ठीक है। का भाई है, अब इसका कोई भाई होगा तो बेटी का भाई होगा, तो ये इसका भाई है, तो ये इसका पुत्र नहीं होगा, ठीक है। तो वह व्यक्ति रीता से किस तरह संबंधित है, तो रीता जो है उसकी क्या है, वाइफ है, और वो उसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, यानी कि हस्बैंड है। सॉरी, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे जो है किससे रिलेशन पूछ रहा है आपका, ये रिलेशन पूछ रहा है कि वह व्यक्ति, अब जो स्टेज पे खड़ा हुआ है, वो स्टेज पे खड़ा होने वाला तो कौन है, ये जो है इस भी बेटी का भाई है, तो वो रीता से किस तरह संबंधित है, तो ये संबंध हमसे पूछ रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इससे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो फिर आपका आंसर कुछ और ही हो जाएगा, और वो ऑप्शन में भी होता है। तो देखिए यहाँ पे जो रीता है, ये इसका क्या होगा, बेटा हो जाएगा, तो इसका आंसर सही है बेटा, क्योंकि रीता से संबंध पूछ रहा है, उसके पति से संबंध नहीं पूछ रहा है, ठीक है। फिर से मैं समझा देता हूँ, जब भी आपको जो है फैमिली चार्ट बनाना हो तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, वो आपकी सेम जनरेशन की है, तो आपको उसको लेफ्ट राइट में बनाना है। अब अगर आपके फादर आ रहे हैं तो वो आपसे पहले वाली जनरेशन के, तो उनको ऊपर बनाना है। अगर आपके बेटा बेटी आ रहे हैं, भांजा भतीजा कुछ भी आ रहे हैं, तो वो आपसे नीचे वाली जनरेशन में, उनको नीचे बनाना है। और जो है आप उनको जो है लेडीज़ को प्लस, सॉरी आप मेल को प्लस से और वुमेन को माइनस से दर्शा दीजिए। बस ये चार्ट बन जाएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं और बता दूंगा क्लियरली।
उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या है, बट थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे सोचना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लैंग्वेज पकड़िए कि वह व्यक्ति, अब जो स्टेज पे खड़ा हुआ था वो व्यक्ति तो कौन था, ये जो लास्ट में इस बेटी का भाई था, तो यही तो स्टेज पे खड़ा था, और ये रीता से स्ट्रेस रिलेटेड है, ये इसका बेटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सवाल है आपके पास में, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ए मैन इज फेसिंग साउथ। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब दिख रहा होगा, क्योंकि प्रिंट किया गया है ना इसको, तो ये सेकंड पेज पे गया है ना, तो यहाँ से ये कट गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बाकी दिख ही रहा होगा आपको। मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने जाएं, आप इस तरह से जो है डायरेक्शन बना लीजिए। अब एक व्यक्ति है यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ कि ये कोई व्यक्ति है, ये जो है आपके पास में बोला गया है कि ये साउथ फेसिंग है, मतलब यहाँ पे साउथ होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। साउथ फेसिंग है मतलब इसका मुंह स्टार्टिंग के अंदर इस तरफ है, उसके बाद में यह क्या बोल रहा है कि 135 डिग्री वो घूमता है, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब देखिए आपको पता है कि घड़ी इस तरफ चलती है, तो विपरीत दिशा में मतलब ये इस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, तो यहाँ तक तो 90 होगा और 45 इसमें जोड़ दे, तो मतलब ये इस समय इस तरफ फेसिंग है। ठीक है, फिर दोबारा वह 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब 180 वो क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक इस तरफ चलती है, तो 180 घूमेगा, तो 180 का जस्ट मतलब होता है कि इसके जस्ट अपोजिट बना दो बस। ठीक है, तो ये हो गया 180 घूम गया। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये देखिए ये कौन सी, ये है आपके पास में साउथ वेस्ट। ठीक है, तो साउथ ईस्ट है, ये तो साउथ वेस्ट, ये रहा डी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में थोड़ा सा गलती मत करते हैं, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए फिर, अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, इन ए रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रो, हाउ मेनी ट्रीज आर इन द रो। देखिए एक पेड़ है, उसमें जो है एक पेड़ जो है, एक पंक्ति में एक पेड़ आगे और पीछे दोनों तरफ से पांचवा है, मतलब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैंने बना दिया, मतलब ये एक पंक्ति है, इसका जो पोजीशन इस तरफ से आता है तब भी ये फिफ्थ रहता है, और इस तरफ से आता है तब भी ये फिफ्थ रहता है। ठीक है, तो टोटल पेड़ कितने हैं ये आपको बताने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें सोचने वाली बात आपके होनी नहीं चाहिए, नो। देखिए आप सिंपली इस तरह से बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आपको 10 लग रहा है तो 10 भी बना लीजिए, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। अब इसमें काउंट कीजिए कि यहाँ पे आपके पास में ये फिफ्थ, मैंने अगर इस तरफ से काउंट किया तब तो ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरफ से काउंट करते हुए जाऊँगा तो फिफ्थ यहाँ पे मेरे पास में कौन आएगा, ये। तो मैं क्या करूँ कि इस तरफ से एक कम कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो देखिए 1 2 3 4 और फिफ्थ पे फिर यही आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये 9 नंबर, मतलब 9 ही उसमें जो है टोटल है। ठीक है, तो ये ट्रीज कितने, 9 है। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, ये आपके पास में कि ये है मल्टीप्लाई, इसका मीनिंग है आपके पास में सब्सट्रैक्ट। ठीक है, सब्सट्रैक्ट का मीनिंग है मल्टीप्लाई, और प्लस का मीनिंग है आपके पास में डिवाइड, और डिवाइड का मीनिंग है प्लस। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए 15। ठीक है, सिंपली आप ऐसे कैसे लिखते जाइए, सब्सट्रैक्ट इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 15 गुणा 10। अब देखिए ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसको भी सोल्व करने का तरीका होता है, डिवाइड का मतलब होता है प्लस, तो प्लस, और प्लस का जो मतलब होता है वो होता है डिवाइड, तो 130 डिवाइडेड बाई 10। मल्टीप्लाई का मतलब होता है माइनस, मतलब 50। अब इसके इक्वल क्या आएगा आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ये 0 से तो ये 0 कट जाएगा, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर तो आपके पास में 13 बचने वाला है। ठीक है, इधर जो है माइनस में 50 है, इधर प्लस है, पहले हम इसको भी सोल्व करेंगे, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 150 प्लस में यहाँ पे तो है 30, और यहाँ पे है माइनस का 50, तो यहाँ पे कितना बच गया आपके पास में, देखिए 150 में से 50 गया तो ये तो 100 बचा, 100 प्लस 13 यानी कि 113, ये आपके पास में सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं था, जैसे जैसे साइन चेंज करने के लिए बोला गया है, आपको एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को आप यहाँ पे देखिए, जो आपको बोला गया वैसे चेंज कीजिए, और सोल्व करने का तरीका आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आप किसको सोल्व करेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऐसे केसेस में आपको पता है डिवाइड सोल्व होता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व होता है, फिर प्लस भी सोल्व कर सकते हैं, माइनस सोल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे पहले भी आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट सोल्व किया जाता है, इसमें सबसे पहले आपको जो है छोटा ब्रैकेट ये ऐड कर लेना है। ठीक है, इस मल्टीप्लाई से पहले भी ब्रैकेट सोल्व किया जाता है, ये आपको जो है ध्यान रख लेना है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल आपके पास में है कि यहाँ पे आपके पास में जो स्टार दिया गया है, इस स्थान पर ये कौन सी इक्वेशन फिट करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ताकि ये जो इक्वेशन ठीक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास में जो है, हम इसको ऐसा कोई तुक्का तो लगा नहीं सकते, सबसे पहले करके ही देखेंगे, तो 16 है, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए प्लस लिखेंगे, +4, फिर अगला है -4 -5, फिर उसके बाद में इक्वल है, और 14 × 6 है,
तो देखो यहाँ पे ये इसके बराबर होगा क्या, देखिए 14 प्लस 6 ये कितना हो गया 20 माइनस यानी कि 15, लेकिन 14 गुना चाहिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पहला नहीं हो सकता। दूसरा देखिए उसके बाद देखिए 16 माइनस उसके बाद में कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद में है मल्टीप्लाई 5, और उसके बाद में प्लस में 14 है, और इक्वल में 6 आ रहा है। तो देखिए ये 20 है और ये आपके पास में कितना हो गया 16, यानी कि यहाँ पे माइनस का 4 बच गया, और यहाँ पे ये 14 है और ये यहाँ पे 6 आ रहा है, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 आएगा, ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है 16 है अपने पास में, डिवाइड करना है, तो 16 डिवाइड बाई 4, उसके बाद में मल्टीप्लाई है 4 गुणा 5, और उसके बाद में बराबर है 14 प्लस 6। तो देखिए ये 4 से 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी कि ये 20, और इधर 14 प्लस 6 20, ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब सी इसका जो सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं फिर अगला सवाल यहाँ पे हम देख रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है कि आपके पास में 5 वर्ष पहले अशोक की माता अशोक से 3 गुना बड़ी थी, 5 वर्ष के बाद वह 2 गुना बड़ी होगी, तो अशोक की जो है प्रेजेंट एज क्या होगी, यानी कि वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, अशोक की माता जो है अशोक से, यानी कि मैं यहाँ पे देखिए एक तो लेता हूँ अशोक और ये एक उसकी मैं मदर ले लेता हूँ। 5 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यह बोल रहा है कि मैं ऐसे मान लेता हूँ चलो कि 5 वर्ष पहले जो है ना अशोक की माता अशोक से 3 गुना बड़ी थी। तो अगर अशोक जो है बिफोर 5 ईयर, चलो यहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पे जगह भी नहीं है, तो ये बिफोर 5 ईयर, ठीक है, यानी कि -5 कर देता हूँ इसको। 5 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अशोक की आयु अगर x थी तो उसकी जो आयु है उसकी माता की वो कितनी हो जाएगी, इससे 3 गुनी थी, 3x। अब देखिए 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो इससे पहले तो प्रेजेंट में आएगा, 0 पे आएगा, फिर यहाँ पे आपके पास में कितना जाएगा +5 में जाएगा, मतलब यहाँ पे डिफरेंस 10 साल का है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि 5 वर्ष बाद वह 2 गुनी बड़ी होगी, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है 2 गुनी बड़ी हो गया। तो देखिए यहाँ पे x था और अब ये टोटल कितना हो गया x + 10, यानी कि इसकी आयु तो कितनी हो जाएगी x + 10, और ये 2 गुनी बड़ी हो जाएगी, मतलब 3x प्लस में 10 बड़ी हो जाएगी ये आपके पास में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये तो हमने क्या लिखा है कि ये इससे कितनी बड़ी है 2 गुनी बड़ी है, लेकिन ये 2 गुनी, अब इसको अगर हम इक्वल कर रहे हैं, किसको, इसकी एज को, इन दोनों की एज को अगर हम इक्वल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ना कि इसको। अब पुत्र की आयु को अगर मैं 2 गुणा कर दूं, क्योंकि ये माता तो इससे 2 गुनी बड़ी पहले ही है, अगर मैं इसको गुणा कर दूं 2 से तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको 2 से मत गुणा कर देना, नहीं तो ये 4 गुनी हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 2x + 20 बराबर हो गया 3x + 10। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू निकाली है, 3x में से 2x गया तो इधर तो x बच गया, और इधर 20 में से 10 गया तो 10, यानी कि x की वैल्यू 10 आ गई। अब 10 आता ही ऑप्शन में देख के 10 आंसर मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ आपने मानी है वहाँ तक तो आप पहुँचो। अब 10x जो हमने माना था ये कब माना था, ये 5 साल पहले, लेकिन इसने वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान में आने के लिए मुझे इसमें +5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 आया है, x का वैल्यू 10 + 5 यानी कि 15 ईयर्स जो है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसकी जो वर्तमान आयु है वो 15 साल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो सकता है आपके लिए अगर आप इसे पहली बार इस तरीके से सोल्व कर रहे हैं। हो सकता है आपने x और y मान लिया वो दोनों की आयु को, कि पहले माता की आयु को y मान लिया, पुत्र की आयु को x मान लिया, तो दोनों से करेंगे तो 2 इक्वेशन बनेंगे, फिर उसको आप सोल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। आप इस तरह से करिए, बस आपको ये सेट करना आना चाहिए इक्वेशन को। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ पे देखिए ये सवाल तो मैंने आपको ऑलरेडी करवाए भी थे, जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट थे उनमें। अब आपको पता है देखिए यहाँ पे 12 से 15 तक जो लगातार 4 सवाल हैं, ये आपके पास में फिगर बेस्ड, ठीक है, फिगर बेस्ड सीरीज, ठीक है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कोई दूसरा टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग का नहीं आता, ये आपको पता है 4 के 4 क्वेश्चन सेम ऐसे ही आते हैं। अब इसमें देखिए आपको मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ आपके लिए। एक और चीज़ इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन आपके 4 ही मिलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस मुझे कम ही मिल रहे थे जिसमें 4 ऑप्शन हो, तो मैंने 5 ऑप्शन के रख लिए। आपको तो एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले पैटर्न को समझिए, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और भी हमें तो यहीं पर फोकस करना है, तो ऑप्शन तो हम बाद में देख लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। उसके बाद में जस्ट ये आगे जाके एक आपके पास में इस तरह की आकृति है, मतलब ये कुछ फिगर दिए गए हैं। तो अब इसको चेंजिंग देखो कि कौन सी फिगर से कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास में ये डॉट बना हुआ है, ये यहाँ पे चेंज हुआ, मतलब अब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, राइट। अब आगे देखिए आप यहाँ पे, ये जो डॉट था, ये जो डॉट अगले जो फिगर है इसमें ये इस तरह से मूव कर रहा है, और उसके बाद में फिर ये जा रहा है इस तरह से, देखिए ऊपर गया, ये यहाँ पे ये गया, देखिए
ठीक है। अगली आकृति में आपने देखा कि ये जो फिगर है ये यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ये यहाँ पे था सेम, ये यहीं पे रहा। अब आप इसका मतलब ये आपने समझ लिया कि ये अब यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। अगली आकृति को कोई भी पकड़िए आप यहाँ पे कि ये आपके पास में है, जैसे ये ट्राइंगल आपके पास में गिवन है, ये ट्राइंगल आप यहाँ पे देखें, फिर अगली आकृति में ये ट्राइंगल यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया और ये यहाँ पे पहुँच गया। देखिए समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी आप खुद देखेंगे तब आपको प्रैक्टिस करने के बाद। ये ऑलरेडी क्वेश्चन करवा भी जा चुका है आपको, आप रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखिएगा, 10 सेट करवाए थे, उसमें सारे क्वेश्चन इसी तरीके के थे। ठीक है, अब ये देखिए ये यहाँ से ये चेंज हुआ, फिर अगली आकृति में आप देखेंगे कि ये जो आपके पास में है ये इस तरह रहा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए रहेगा क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बैंक से उठाया गया है ये क्वेश्चन, तो इसको समझना है आपको। मतलब आपको ये समझ में आया कि ये जो पैटर्न है ये चल रहा है एक तो इस तरह से, मतलब यहाँ पे एक आकृति ये है, एक यहाँ पे है, एक पैटर्न तो ये ऊपर वाले में चल रहा है और एक यहाँ पे नीचे वाले में कुछ चल रहा है। नीचे वाले में अब मैंने देखा कि ये दोनों थे, देखिए ये यहाँ पे सेम है, ये एन ये सेम है, मतलब पहली बार जो चेंज हुआ है वो सिर्फ ऊपर वाले में हुआ है। ऊपर वाले कौन से में भाग में, इस भाग में, इसमें सारे रोटेट हुए हैं एक दूसरे के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे था, ये यहाँ से ये जो पहले वाला था ये यहाँ पे नीचे आया, ये सी जो है ये कि यहाँ पे आ गया, ये आकृति जो है ये ऊपर चली गई। तो पहले इसमें चेंज हो रहा है, फिर अगली बार आपने देखा कि यहाँ पे ये वाला और ये वाला देखिए ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, इस तरफ घूम रहा है, ये इस तरफ गया, फिर यहाँ पे जो एन था ये ऊपर चला गया और ये यहाँ पे आकृति थी वो इस तरफ आ गई। मतलब आपने देखा कि पहले तो ये ऊपर वाले चार घूम रहे हैं ये, और फिर नीचे वाले चार घूम रहे हैं। तो ये घूमने का जो है इनका, ये इस तरफ घूम रहा है और ये इस तरफ घूम रहा है, ये ध्यान रखना है। तो बस अब आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आइए आप, अब ये पता तो चल गया, देखिए पहले ऊपर वाला फर्स्ट घूमा, फिर नीचे वाला घूमया, फिर उसके बाद में देखिए ऊपर वाला घूम रहा है, फिर नीचे वाला घूम रहा है, तो अब इस बार ऊपर वाला घूमेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये पता चल गया। तो अब यहाँ पे ये जो आकृति है ये नीचे वाला ये तो सेम रहेगा, यानी कि ये जो एन और ये सी और ये लिखा हुआ है ना, ये दोनों बस ये दो ही सेम रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में थर्ड ऑप्शन है, इसमें एन सी लिखा गया है। फोर्थ में अगर मैं देखूँ तो सी एन लिखा गया है, इसमें एन और ये लिखा गया, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और उसके बाद हम देखिए ये सी एन इसमें भी लिखा गया है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए ये दोनों, ये भी नहीं हो सकता। आंसर थर्ड ऑप्शन ही है। आप चाहें तो देख लीजिए, ये वाला जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे बन गया, देखिए ये बन रहा। उसके बाद में ये वाली जो आकृति है यहाँ पे, ये जो चार बना हुआ है ये नीचे आ गया, देखिए, क्योंकि मैंने कहा ऊपर वाले में सिर्फ घूमेंगे और वो भी इस तरफ। ठीक है, राइट हैंड साइड में। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो ये बना हुआ था ये यहाँ पे आ गया, इस तरफ घूम के इस तरफ। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्राइंगल था ये ऊपर चला गया, ये वाला। ठीक है, तो देखिए कितने टाइम में ये समझ में आया है। तो इस तरह के फिगर आते हैं और रियल में अच्छे लेवल के फिगर आते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन सिर्फ एक ही टॉपिक से आते हैं। तो ये मिरर इमेज पढ़ते हो आप, वाटर इमेज पढ़ते हो, ये काउंटिंग फिगर पढ़ते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो भाई क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया, पिछले 3 साल से मैं पेपर पे इतने अच्छे से एनालाइज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छा आपके लिए किया जाए। लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा करते जाता हूँ तो फिर रेस्पॉन्स पता नहीं आप क्या करते हैं। बाकी ठीक है, अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। तो आई होप भी समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा, इतनी डीप से बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या दिया गया है। वैसे आप इसका अगर डिटेल बहुत ज़्यादा तेज़ी से जानना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं, इसमें जो है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट है उनमें आपको मिल जाएगा बाकी। ठीक है, तो वो 10 सेट आगे देख लेंगे तो उनमें जो है सारे क्वेश्चन अच्छे से बताएं। देखिए इसमें ये दिया गया है, इसके बाद आपने देखा कि ये यहाँ पे मूव हुआ और एक स्लाइड इसमें जो है और ऐड कर दी। ठीक है, अगली बार क्या किया गया इसने कि यहाँ से ये यहाँ पे मूव हुआ और इसमें जो है 2 स्लाइड ऐड कर दी। देखिए पहले तो सिर्फ इसने कितना जोड़ा, आधा जोड़ा, फिर उसके बाद हम देखिए आधे के बाद ये एक तो हो गया, तो फिर इसने जो है 2 जोड़ दिया। फिर उसके बाद हम देखिए यहाँ पे आपके पास में 3 तो थी, इसने ये जो 3 थी ये यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद ये यहाँ पे घूमेंगे, 3 तो थी, फिर इसने आधा जोड़ा। ठीक है, उसके बाद में अब 2 जोड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 2 जोड़ेगा तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ थी, फिर ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे आ गई। अब अगली बार में यहाँ आएंगे तो यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास में कितना जोड़ेगा, सिर्फ आधा जोड़ेगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही जोड़ेगा। इसमें कितनी स्लाइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 जिसमें है वही आंसर है। गिन लीजिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये थर्ड ही इसका जो है आंसर है, बाकी किसी का आंसर नहीं होगा। मतलब पहली बार जो है ये रोटेट भी हो रहा है और इसमें जो है आप हाफ स्टिक जुड़ रही है, फिर उसके बाद में 2 स्टिक जुड़ रही है, फिर हाफ जुड़ रही है, फिर 2 जुड़ रही है, और ये जो है यहाँ पे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें भी देखिए एक स्टिक है आपके पास में बाहर की साइड में ये, और बाकी एक ट्राइंगल है। देखिए यहाँ पे 3 भुजा हैं, यहाँ पे 5 हैं, फिर यहाँ पे देखिए 4 हैं, फिर यहाँ पे 3 हैं, फिर यहाँ पे 5 हैं, तो अगला क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, देखिए 3 5 4 3 5 4, तो 4 वाला ही यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है सभी के अंदर।
ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो रोटेट होने वाली साइड है, ये देखिए ये इस तरफ रोटेट हुआ, मतलब इसका जो नुकीला भाग ये इस तरफ हुआ, फिर ये इस तरफ गया, ठीक है, फिर इसके बाद में ये यहाँ पे एंगुलर यहाँ पे बन गया, ठीक है, फिर उसके बाद में ये 5 में देखिए यहाँ पे 5 भुजाओं वाली आकृति है। लेकिन हमें इसको नहीं देखना, इससे आपको समझ नहीं आएगा। आपको जो मेन देखना है वो इस स्टिक को देखना है, ये जो बाहर घूम रही है ना, इसको देखना है। देखिए ये सबसे पहले यहाँ थी, फिर उसके बाद में देखिए ये यहाँ पे रोटेट हुई, यहाँ पे रोटेट होने के बाद में मतलब ये यहाँ से यहाँ पे गई, ठीक है, उसके बाद में देखिए ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे, फिर उसके बाद में देखिए ये यहाँ पे गई, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे गई। अब अगली जो आकृति आएगी उसके अंदर ये जो आएगी ये यहाँ पे इस तरफ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए। देखिए ना तो ये इसमें है, इसमें ऊपर है, ये भी नहीं होगा, इसमें जो है साइड में है। अब जो आकृति है ना, ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से देखिए ये आकृति आप बनाएंगे तो ये ऊपर की साइड में बनानी है आपको, ये ऊपर जो है नुकीला भाग होना चाहिए आपका इस तरह से। अब ये आप बोल सकते हैं कि देखिए इसमें तो है नहीं, बाकी इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, एक ये और इन दोनों में तो लेफ्ट साइड में है तो ये तो घूमेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरफ घूम रही है सारी, ये इस तरफ आया, इस तरफ आया, फिर इस तरफ आया, फिर इस तरफ जाएगी, तो यहाँ पे ये पहुँच गई, ये इस तरफ जाएगी, तो इसका जो है आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है आपके पास में क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ लगातार 4 क्वेश्चन आएंगे और नंबर भी बता देता हूँ आपको, 12 से 15 तक ही आएंगे। अब अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए ट्राइंगल था, ये थोड़ा सा मूव हुआ यहाँ पे और एक नई आकृति यहाँ पे ऐड हो गई। उसके बाद में देखिए ये इस तरफ चल रहा है, फिर यहाँ पे ये आया, फिर ये उस तरफ चला गया, मतलब ये जस्ट ये तो सबसे ऊपर चला गया डॉलर और ये इसके पीछे ट्रेबुज, फिर एक नई आकृति बन गई। फिर अगली बार क्या हुआ, ये तीनों में देखिए एक नई आकृति बन रही है और वो इसके आगे जुड़ रही है। इस बार पहले जो है ये इसके पीछे जुड़ी, देखिए सबसे पहले 1 मिनट में समझाता हूँ आपको। ये आकृति जो देखिए क्या बोल रहा है, ये आकृति जो थी ये पहले केस में क्या हुआ कि इसके आगे जो है एक आकृति हमने जोड़ दी। दूसरे केस में क्या हुआ कि इनको जो है हमने मूव करवाया और इसके पीछे जो है एक आकृति जोड़ दी। अगली बार क्या होगा, आगे जुड़ेगी और ये साम इसके पीछे के पीछे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे जुड़ चुकी है, अब पीछे जुड़ेगी, ठीक है। अब देखिए ये तो जो है यहाँ से ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया और उसके बाद में देखो ये सेम ऐसे कैसे आ गया। अब जो है जो नया जुड़ेगा वो पीछे जुड़ेगा, बाकी ये यहाँ तक का सेम रहेगा। तब देखिए इसमें हम देखते हैं कि ये सेम किस में दिया गया है, ये गौर से देखने की जरूरत है आपको। देखिए यहाँ पे ये नई आकृति जब जुड़ेगी तो ये जो है घूम करके इस तरफ आ जाएगा, किस तरफ, इस तरफ। तो यहाँ पे ये घूमेगा और ये यहाँ पे आपके पास में इस तरफ यहाँ पे पहुँच जाएगा, कुछ नई आकृति जुड़ेगी। अब लास्ट में जो रहेगा ना आपके पास में वो रहने वाला है आपका स्टार, क्योंकि आकृति जो जुड़ेगी वो इसके आगे जुड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास में ये आगे जुड़ चुकी है, फिर यहाँ पे ये पीछे जुड़ चुकी है, स्टार जुड़ चुका है, ठीक है। अब इसके आगे जुड़ेगी, इससे अगली वाली जब आकृति में जाएंगे तो ये स्टार जो है आपके पास सबसे पीछे रहेगा। तो देखिए इसमें भी सबसे पीछे दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। तो इसमें देखिए आपके यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ये है, इस तरफ अगर हम घूम रहे हैं तो इसमें दिख रही, इसमें दिख रहा है। तो यहाँ पे ये 3 आकृतियाँ बची। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे जो है एक्स आएगा, फिर उसके पीछे डॉलर आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे आगे जो है एक्स होना चाहिए, इसमें जो है आगे जैसे मान लेते हैं ये जुड़ गया, फिर ये एक्स है, फिर ये डॉलर है, फिर उसके बाद त्रिभुज है और फिर उसके बाद में ये है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे इक्वल आ गया और उसके बाद में ये डॉलर आ गया। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इक्वल है ही नहीं, और ये इक्वल चलो जुड़ भी जाता है तो डॉलर से स्टार्ट नहीं होगा, क्रॉस से स्टार्ट होगा, इसमें आगे पीछे कर दिया। एक ये बचा है, एक फर्स्ट ऑप्शन बचा है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में ये क्रॉस दिया गया है, उसके बाद में डॉलर है, उसके बाद त्रिभुज है और उसके बाद में ये है। अब इसमें भी आपको जो है ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो है इसने ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। कहाँ पे बढ़ा दिया, ज़्यादा आगे बढ़ा दिया, क्योंकि देखिए फिर से देखिए क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। आप बोलेंगे कि सर कंफ्यूज कर रहे हैं आप। यहाँ पे थी आकृति, तो अब ये यहाँ से इतना नहीं घूम जाएगा कि ये यहाँ पे पहुँच जाए, यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ये सिर्फ यहीं तक पहुँच पाएगा। तो इसलिए फर्स्ट आंसर इसका है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि घूम रहा है तो यहाँ पे देखिए 2 स्टेज तक ही घूम रहा है, ये 1 और 2 बस यहाँ तक ही जाएगा। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे 3rd 4th ये इतना नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी 5 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ही मिलेगा, इससे थोड़ा आसान क्वेश्चन ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखिए फिर अब देखिए मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और मैथ्स के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे और 7 से 8 क्वेश्चन ये आपके जीके, जीएस और करंट के आएंगे, ठीक है। और ये फिक्स पैटर्न है और सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है, तो ये ध्यान रखिए। और देखिए यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन है 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000 क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बोला गया है, 25% ऑफ 1000 मतलब 1000 है आपके पास में, सीधा 1000 लिखिए। 1000 का 25%, फ्रैक्शन याद रहिएगा आपको 1/4 होता है। इसका 1% का मतलब होता है 1/100 और इसका भी 1% मतलब 1/100। ये कितना होगा, तो देखिए ये 2 3 0 तो ऐसे कैसे काट दो। अब आपके पास में कितना बच गया, देखिए
1/40। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 से 0 मत काट देना। अब ये हो गया आपके पास में, तो ये आपके पास में हो गया, चलिए ठीक है। लेकिन अभी भाग नहीं जा रहा है तो इसमें आप पहले 0 लिखेंगे फिर 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भाग देखिए कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 80, 2 बार चला जाएगा, फिर उसके बाद 20 बचेगा, फिर 0 लगेगा, 200 हो जाएगा और ये 5 बार चला जाएगा। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा इसको सोल्व करने पे ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पास में क्वेश्चन नंबर 17। ए मैन सेल 2 चेयर्स एट 120 ईच एंड बाई डूइंग सो ही गेन 25% ऑन वन चेयर एंड लॉस 25% ऑन अदर, हिज लॉस ऑन द होल इज। देखिए 25% आपके पास में दिया गया है, एक बार हानि होती है एक बार लाभ होता है, लेकिन वो बेचता है 120 रुपये में एक को बेचता है, ठीक है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब मुझे सीपी और एसपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सीपी जो है हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है, आपको मैंने पढ़ाया है, ये 4 हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट हो रहा है पहली बार तो प्लस कर देना ऊपर वाली वैल्यू को, तो 4 से 5 हो गया। दूसरी बार हानि हो रही है तो 4 से कितना हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे टोटल अगर मैं निकालता हूँ तो कॉस्ट प्राइस 16 आ जाएगा और ये सेलिंग प्राइस 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों का कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे 16 आ गया, अब सेलिंग प्राइस जो है 15 आ गया। तो यहाँ पे देखिए एक को 120 रुपये में बेच रहा है, दो को कितने में बेचेगा 240 में, ठीक है। तो ये जो 15 है ये कि इसका सेलिंग प्राइस, है सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें दी है 240, तो इस एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 का भाग देना 16 आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू। अब देखिए इसको हानि कितने की हो रही है, मतलब 16 की कोई चीज़ है उसे 15 में बेच रहा है तो 1 रुपये की हानि हो रही है, तो इस एक की वैल्यू हमें कितनी मिली है 16। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आपने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अगर अच्छे से पढ़ा है प्लेलिस्ट से तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है ए एंड बी टुगेदर हैव 158, सी हैज़ 101 लेस देन व्हाट ए एंड बी टुगेदर हैव एंड बी हैज़ 323 मोर देन। यहाँ पे 3 को हटा लेना, ये 3 नहीं है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ए इज, ठीक है। ए और बी के पास जो है यहाँ पे आपके पास में ए प्लस बी, इनके पास में टोटल 158 रुपये हैं। सी के पास जो है ए और बी की कुल राशि से 101 रुपये कम है, ठीक है। तो सी के पास कितना हो जाएगा, इसके 158 में से 101 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 57। बी के पास सी से 23 अधिक है, तो सी से 23 अधिक इसमें जोड़ दीजिए तो कितना होगा 6 और 80 हो जाएगा। मतलब बी के पास जो है 80 है तो ए के पास में कितना हो जाएगा, आप इसमें से निकाल लीजिए। ए और बी के पास में टोटल कितना है 158 है और इसके पास में कितना हो जाएगा 50, 58 और 20 78 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल ही सवाल था, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके पास में मैं फटाफट करा देता हूँ आपको हिंदी में ही, आप इंग्लिश में पढ़ भी लेना। एक छात्र जो है 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में उसे ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं जिसके कारण परिणाम शुद्ध परिणाम से 1.8 कम आता है। तो संख्याओं के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए जिसमें त्रुटि हुई थी। ये आपको बताना। देखिए 2 अंकों वाली संख्याएं हैं और जो है 10 संख्याओं का जो है औसत निकालता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। वैसे तो आपको ऐसे समझना चाहिए कि इतना लेवल आपके शायद नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछेगा तो आपको जो है एवरेज पूछ सकता है, इसमें नंबर ही पूछ लिया। लेकिन फिर भी हमको बताता हूँ, देखिए डरने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन अच्छा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 अंकों वाली 2 संख्या है, तो मैं क्या मान लेता हूँ कि जो 10वीं संख्या 10 अंकों की है ना, तो 10वीं संख्या में मान लेता हूँ, उसी के अंदर जो है मैं मानता हूँ कि उसमें त्रुटि उसने कर दी, उसने नंबर को उल्टा लिख दिया। 10वीं संख्या को कैसे लिखेंगे, 10वीं संख्या यानी कि 10x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे ये तो इकाई का अंक है, ठीक है, इकाई बोलते हैं इसको, ठीक है, यूनिट डिजिट, और ये दहाई है, ठीक है। तो दहाई को 10 से डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे x y का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 10 और इसका मान कितना हो जाएगा 2, तो 10 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 12 है। इस तरीके से जो है आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस में है, याद रखिएगा, 102 मत कर दीजिएगा, 2 ही डिजिट के हमें नंबर बनानी है। तो 10 से तो जो है 10 जो है इसकी पहली नंबर होती है 2 डिजिट की, उसकी बड़ी होगी उससे, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। अब देखिए इसमें गलती इसने कर दी, तो हम क्या करते हैं कि इसमें से ये तो हम मान लेते हैं कि ये तो ओरिजिनल थी, इसमें से हम उस संख्या के यूनिट को बदला है ना, जैसे ये y था, y को x कर देते हैं, क्योंकि इसने जो है उसके डिजिट को ही तो बदला है, इकाई को दहाई कर दिया, दहाई को इकाई कर दिया। तो यहाँ पे मैंने इसको बदल दिया 10y प्लस x। मतलब आप ऐसे समझिए ना कि जैसे इसने 57 था, इसको जो है 57 को 75 लिख दिया इस तरीके से। तो ये जो इकाई का अंक था ये दहाई का अंक बन गया ना यहाँ पे, तो वही चीज़ हुआ है। तो इन दोनों का जो है डिफरेंस, और ये इसमें डिवाइड कर रहा हूँ मैं 10 से, तो ये जो आना चाहिए 1.8 के बराबर। अब 10 से इसलिए क्या है कि 10 संख्याओं का जो है
यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं तो इसको 10 से डिवाइड किया है, क्योंकि एक संख्या है यहाँ पे तो ये सभी के भागों में 10 में बटेगा, तभी इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में यहाँ पे हो सकता है आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ, समझ में आपको नहीं आ रहा हो, लेकिन इसको जो है आप समझिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। दो संख्या थी, जैसे कोई भी संख्या, अब संख्या तो मुझे नहीं पता ना, 10x + y मैंने मान लिया, इसके जो है उल्टा करके लिख दीजिए इसको 10y + x। अब इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा, अब उसमें जो है, या आप ऐसा कर लीजिए 1.8 को जो है, क्योंकि ये एक संख्या में आ रहा है ना त्रुटि, तो 10 संख्याओं में कितना त्रुटि आएगा, 18। तो अब इसको 18 लिख लीजिए, वही बात है। तो यहाँ पे इसका जो मान है आप इसे सोल्व कीजिए, तो यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, कैसे हो जाएगा, 10x + y माइनस 10y और माइनस x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 18। अब देखिए यहाँ पे 10x है, इसमें से x चला जाएगा यानी कि 9x, और यहाँ पे जो है 10y है, इसमें से चला जाएगा y, तो ये 9y। तो यहाँ पे देखिए 9 तो कॉमन आ जाएगा और x + y, और इसका जो मान आ रहा है 18, तो x + y जो आ जाएगा ये आपके पास में आ गया 18, सॉरी 2 आ गया। और ये देखिए यहाँ पे एक गलती और हो गया, ये माइनस का था तो यहाँ पे x माइनस का y आएगा, x माइनस y, और ये 2 आया है, और हमसे ये पूछा था कि इन दोनों के बीच इसकी डिफरेंस कितना है, तो ये 2 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि y जो है ये देखिए माइनस का 10y है, इसमें से ये y घटेगा तो यहाँ पे माइनस का 9y बचेगा, और यहाँ पे भी माइनस। ये सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास में है, A 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट 20 km/h, इट विल क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 70। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको पता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर जो ट्रेन है वो ट्रैवल करती है, किसको, एक खंबे को ट्रैवल करती है या किसी मैन को ट्रैवल करती है, तो वो खुद की डिस्टेंस के बराबर ही जो है ट्रैवल करती है दूरी। तो यहाँ पे आपके पास में जो है 75 मीटर लंबी है, तो वो 75 मीटर दूरी ही तय करेगी, और किस चाल से करेगी, 20 किलोमीटर/घंटा की चाल से। तो वहाँ पे उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, तो ये सिंपल सा सवाल है आपको, जो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब लेकिन इसकी जो है यूनिट सेम होनी चाहिए। अब देखिए आपके पास में डिस्टेंस कितना दिया गया है, 75 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड आपके पास में 20 किलोमीटर/घंटा दिया गया है, तो इसको जो है मीटर/सेकंड में आपको बनाना पड़ेगा। तो मीटर/सेकंड में आपको पता है 20 है, छोटी यूनिट बनानी है आपको, तो यहाँ पे आपके पास में 5 से गुना कीजिए और नीचे 18 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास में इसको सोल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये सिर्फ 2 से ही कट पाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, यानी कि 50/9, यानी कि 50 और बटा 9। ठीक है, तो ये तो आपके पास में स्पीड आ गया, और ये आपके पास में कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में डिस्टेंस 75 मीटर, उसको जो है ट्रेवल करनी है। अब देखिए ये 25 से कट जाएगा, 25 या 75 और 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा आपके पास में देखिए 27/2, तो ये हो जाएगा 13.5 सेकेंड, यानी कि इसका आंसर है सी ऑप्शन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सवाल है आपके पास में, ए बी 8 सेंटीमीटर है, सी डी 6 सेंटीमीटर है, 2 पैरेलल कोर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्किल। ठीक है, एक सर्किल है आपके पास में, ठीक है, सेम साइड पैरेलल कोर्ड्स हैं आपके पास में, ठीक है, सेम साइड मतलब ये जो सेंटर है आपके पास में इसके एक ही दिशा में है, तो ये आपके पास में है 2, और इसमें जो है इनकी डिस्टेंस एक की 8 है, एक की 6 है, तो आपको इतना बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि 8 वाली जो है ऊपर होगी, 6 वाली नीचे होगी। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आप एक लाइन खींचिए, इन दोनों के बीच की डिफरेंस भी इसने बताई है, कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो है आपके पास में 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे इसको सोल्व करने का तरीका यह है कि आप इसको जो है सेंटर से मिला दीजिए इन दोनों को। आपको पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो ये आपके पास में सेंटर से आप इससे मिलाएंगे तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसको मैं ओ मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ ये ए बी थी और ये सी डी थी, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में ये मान लेता हूँ मैं पी है, ठीक है, तो ये ओपी लंब है, ये आपको पता है, इसको जो है सेंटर से अगर हम इस पे डालेंगे कोई भी लंब तो ये इसको बराबर डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे ये जो है आपके पास में 4 हो गया, ये वाला, ये साइड ये 4 है, और यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 है, और यहाँ पे ये देखिए ये 1 है, और इसको जो है मैं मान लेता हूँ ये आपके पास में x है। तो पहले आप इस त्रिभुज को सोल्व कीजिए, क्योंकि ये तो आपके पास में रेडियस हो जाएगा, और ये आपके पास में कितना दे रखा है, ये आपके पास में दे रखा है x, और ये आपके पास 4 हो जाएगा, मतलब r x और 1 ये आपके पास में हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं है 4 है। उसके बाद आप दूसरी जो त्रिभुज है आप इसको सोल्व कीजिएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो इसमें जो है इसकी जो साइड्स है कितनी है, ये साइड तो एक तो है 3 है, और ये एक आपके पास में ये तो 1 है, और ये ऊपर वाली x है, और ये r दे रखा है, और ये हो जाएगा x + 1। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके पास में फॉर्मूला आप लगाएंगे, किसका लगाएंगे कि यहाँ पे आपके पास में ये बन रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है आपके पास में। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि जो रेडियस है ये r² निकालेंगे, तो ये r² इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में x² + 4² पहले केस में, दूसरे केस में हो जाएगा r² बराबर x + 1 का होल स्क्वायर,
और ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर। अब इन दोनों को देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू इनको बराबर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस में 9। तो देखिए 9 और ये कितना हो जाएगा 10, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और उसके बाद में देखिए ये कितना हो गया 2x और ये हो गया 10, तो 16 माइनस 10 आपके पास में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 2x। x की जो वैल्यू आ गई आपके पास में देखिए ये कितनी आ जाएगी 3। अब आपको पूछा क्या है इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए 3 का मान यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे 3 का मान रखेंगे तो आपके पास में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ट्रिपलेट नहीं दिख रहा है 3 4 5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास में 5 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप इसको यहाँ पे सोल्व रख के निकाल भी सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप प्लेलिस्ट देखिएगा, मैंने ज्योमेट्री वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया, इस तरह के क्वेश्चन भी करवाए हैं, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो सवाल है आपके लिए वो है आपके पास में कि इफ़ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल AC ऑन ए स्क्वायर ABCD, स्क्वायर है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, और स्क्वायर बना लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में ये ABCD स्क्वायर है, ABCD। देन द एरिया, देखिए क्या बोला है, इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, यानी कि जो इसका विकर्ण है AC, इसकी जो है लेंथ 5.2 सेंटीमीटर दी गई है, तो AC मैंने विकर्ण खींचा और इसकी लेंथ मेरे को दे दी 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको जो है बताना है। अब देखिए वर्ग में आपको पता है कि ये साइड भी x है, ये साइड भी x है, ये दोनों जो है सेम होंगी, और इस अगर मैं क्या करूँ कि इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकाल लूँ तो इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल जस्ट इसके डबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि क्या करें कि इस त्रिभुज में आप जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है और इसका क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे इन दोनों को जो है डबल करके निकाल सकते हैं। एक ये भी होता है कि इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता हो, अगर सिर्फ डायगोनल दिया गया हो तो इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है 1/2 डायगोनल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सोल्व कर लीजिए 1/2, उसके बाद डायगोनल कितना दिया है 5.2 इंटू 5.2। अब आप इसको जो है सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद में मैं देखता हूँ कि ये जो है आपके पास में कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, यानी कि 2.6, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 6 और 2, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 2 होगा, लेकिन यूनिट डिजिट बहुत सारे में ज़्यादा दे रखा है, तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता पहले केस में, लेकिन आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा 13.52 आएगा, क्योंकि इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 2.6 इंटू 5.2, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है आपके पास में 4107 है, उनका मेष है, ठीक है। मेष का मतलब आपके पास में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपके पास 37 गिवन है, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई दिया गया है, यानी कि नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये आपको 4107 दिया गया है। तो बड़ी संख्या क्या है, देखिए ये सिंपली आपको पता है, ये एक फॉर्मूला होता है आपके पास में LCM HCF, मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल होता है आपके पास में LCM इंटू HCF। ये आप फॉर्मूला लगा लीजिए, नंबर 1 नंबर 2 दोनों का मल्टीप्लाई पहले ही दे दिया 4107, और इसमें एक जो HCF दे दिया ये 37 दे दिया, इंटू जो है आपके पास में LCM पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या पूछा है वैसे, सॉरी, तो यहाँ पे आप पहले इसका LCM निकाल लीजिए। तो LCM निकालेंगे तो इसको 37 से डिवाइड कर दीजिए 4107 को, तो इसको जैसे आप डिवाइड करेंगे इसका जो LCM आ जाएगा आपके पास में 111 आ जाएगा। अब देखिए दो संख्या हैं, दोनों का गुणनफल 4107 दिया गया है, और इसमें से एक संख्या 111 है, तो दोनों आप निकाल सकते हैं ना, इसमें इसका भाग दे दीजिए, यानी कि 4107 में आप 111 का भाग दे दीजिए, वही 37 आएगा। तो ये तो छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई 111, तो इसका जो आंसर हो जाएगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है इस वीडियो में, तो फटाफट से अभी ना आंसर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बंदरगाह विहीन है, यानी कि लैंड लॉक है, देश है, ठीक है। तो ये आपके पास में इसका जो है ऑप्शन दिए गए हैं, आप ये सारे देख लीजिएगा, और इसका जो सही आंसर है आपके पास में हो जाएगा कजाकिस्तान। ये लैंड लॉक कंट्री है, यहाँ पे मतलब इसकी जो बाउंड्री है किसी भी ऐसे एरिया से टच नहीं करती जो समुद्र से टच करता हो। नेक्स्ट देखिए, और ये देखिए मधुबनी चित्रकला शैली, ये तो सबको पता ही होगा, बिहार से रिलेटेड है। उसके अलावा देख लीजिए नेक्स्ट है RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था, तो ये भी आपको पता होगा, ये हो जाएगा 1949, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट आपके पास में फुल फॉर्म से पूछा है, रडार का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो ये आपके पास में हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग नहीं सॉरी बेकिंग सोडा है ये। तो इसको जो है आपके पास में क्या बोला गया है, बेकिंग सोडा क्या है, यानी किसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा C, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3।
नेक्स्ट आपके पास में है कि कौन सी महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। तो ये आपको जो है याद रखना है। इसका जो आंसर है हो जाएगा हीदर नाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अगला है भारत के किस देश के बीच इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। वैसे करंट अफेयर थोड़ा सा पुराना आप मान सकते हैं इसको, लेकिन ये भी आप याद रख सकते हैं। अभी रिसेंट का जो हुआ है, इससे पहले अभी कोई और नहीं हुआ है। ब्रिटेन इसका जो आंसर हो जाएगा। तो ये गाइस है कुछ 30 क्वेश्चन जो रागा के सेक्शन में आते हैं। अब अगर आपने ये सारे अटेम्प्ट किए और अब आपका जो स्कोर हुआ वो आपका निकल के आता है कि एक्चुअल स्कोर, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद मैंने इसको बनाया, तो इस वीडियो को लाइक तो आप ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड कीजिएगा एप्लीकेशंस। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और भी मॉक टेस्ट है, आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी PDF में मैं दे दूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।